नमस्कार। सभी छात्र एवं छात्राओं का स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी 100 में। मैं प्रदीप आप लोगों के बीच एक बार फिर से। और कैसे आप लोग हैं? क्या आप लोगों की पढ़ाई पूरी तरह से चल रही है? और कहीं भी कोई समस्या है तो हमको लग रहा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि काफी कुछ चीजें आप लोगों को एकदम डीपली दी जा रही है। हर चीज को डीप पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को। तो इसी क्रम में आज हमारा फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है उसमें हम अंतिम क्लास लेकर के आपसे बातें करेंगे, जिसमें हम कुछ मुख्य डेरिवेशन जो आपके बोर्ड पेपर में कई बार पूछे भी गए हैं उसको लेकर के चर्चा करेंगे। और आज हमारा चौथा लेक्चर होगा इस क्लास का। उसके बाद में हम लोग इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ जाएंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी पूरी तरह से फुलफिल कीजिए, और कहीं भी कोई समस्याएं हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और भी आप लोगों को कुछ जानना है तो आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हमारे नंबर पर पूरी तरह से मुझसे कॉल कर सकते हैं, और कोई भी समस्या है तो उसको आप पूछ सकते हैं। चलते हैं आज से क्लास में। हमने जो है पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, और उस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जो है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसको निकालना है। और उस वैद्युत क्षेत्र में देखा जाए तीन स्थितियां होती हैं: अक्षीय होता है, निरक्षीय होता है, और किसी बिंदु पर होता है। ठीक है। हालांकि जो किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आता है वो चूंकि कई सालों से नहीं पूछा जा रहा है और आने की पूरी संभावना भी नहीं, लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों को इसका एक डायरेक्शन आप लोगों को दे दूंगा किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलते हैं बिना कुछ लेट किए आज की क्लास को पूरी तरह से आगाज करते हैं। तो आप लोग पूरी तरह से जुड़िएगा और इस चैनल के माध्यम से जरूर पढ़ने का प्रयास कीजिए। और आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कृपया करके इस चैनल को एक दूसरे के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, चलते हैं बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो आप लोगों का क्लास नंबर 4 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र और स्थित वैद्युतिकी के अंतर्गत ये क्लास क्या है, ये आपका जो है क्लास चल रही है, जो कि पहला चैप्टर आप लोगों का है। तो वैसे भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्थिर वैद्युतिकी में कुल 4 चैप्टर हैं, जिसमें हम पहले चैप्टर की बात कर रहे हैं। कूलाम का नियम पढ़ चुके थे आप लोग, इसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग वैद्युतशीलता को पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद में आप लोग वैद्युतशीलता में निर्वात और वायु को लेकर के हमने काफी कुछ चीजें पिछली क्लास में बताया था। हम लोग डायरेक्ट चलते हैं जहां पर हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है आज का क्लास। और उसमें मैं बात किया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लेकर, मैंने बात किया था, इसको मैं सॉल्व करवा दिया था आप लोगों के साथ, और आप लोग जरूर इसको सॉल्व किए होंगे। जिसमें मैंने बताया था E इक्वल था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है क्या, Q बाई कितना होता है, R स्क्वायर होता है। आप लोगों को पता ही होगा। और किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक डायपोल को। अच्छा, यहाँ पर था ये चीजें, इसी को लेकर के मैंने बात किया था। अगर यहाँ प्लस Q है और यहाँ पे Q0 है तो इसके कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लेकर चर्चा किया था। E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q बाई कितना होता है, R स्क्वायर होता है। इस चीज आप लोग पूरी तरह से याद रखिएगा। न्यूटन प्रति कूलम होता है। इसका जो प्रयोग है आगे जो इतने भी डेरिवेशन आपको मिलेंगे उसमें सॉल्व करना पड़ेगा। और उसके बाद में क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल को लेकर बात किया गया था। P इक्वल कितना होता है, 2QL। आप लोग पढ़े भी होंगे, जानते भी होंगे इस चीज को, पूरी तरह से आप लोग होंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का जो क्लास है यहाँ पर देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक क्या होता है, डायपोल होता है। यानी क्या है, वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी जो है वैद्युत जो द्विध्रुव होता है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है उसमें कौन कौन से पॉइंट होते हैं, इसको लेकर मैं चर्चा भी किया था आप लोगों की। मान लीजिए कोई भी अगर नाभिक है तो उसमें पहले से क्या होता है, आवेश स्थिर अवस्था में होता है। हम स्थिर वैद्युतिकी की बात कर रहे हैं। स्थिर वैद्युतिकी में क्या है कि हम स्थिर और मंद गति से चलने वाले जो आवेश होते हैं उनका हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, या फिर उनको क्या किया जाता है, जब अगर स्थिर या मंद गति से तो उनको फ्रिक्शन किया जाता है, घर्षण किया जाता है। घर्षण करने के बाद वो थोड़ी गतिशीलता में आते हैं और फिर उस पर क्या बनता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण होता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण होगा वो 3 विधियों द्वारा होता है, 3 स्थितियों से होता है। क्या होता है, अगर मान लीजिए हम किसी भी नाभिक को किसी प्रकार से क्या है ऊर्जा दे रहे हैं, या किसी कारणवश वो ऊर्जा प्राप्त कर रहा है, तो नाभिक पहले से ऊर्जावान था। यानी क्या है, जब जो भी पिंड इस ब्रह्मांड में अपना अस्तित्व बना के रखता है उन सबके पास क्या होता है, अपना खुद की एनर्जी होती है, और उस एनर्जी के कारण क्या होता है, अपना अस्तित्व बना रखते हैं वो। तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो अगर ये पहले से ऊर्जावान है तो इसको ऊर्जा की क्या आवश्यकता है, बिल्कुल नहीं। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, अगर मान लीजिए हम बाहर से किसी कारणवश इसे ऊर्जा मिलती है, या फिर जो है हम उसको फ्रिक्शन करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उसके आवेश को हम निकालना प्रारंभ करते हैं या गतिशीलता प्रदान करते हैं, तो ये अपनी जो एनर्जी होती है किसको देता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है। इलेक्ट्रॉन चूंकि एक निश्चित कक्षा में पहले गति कर रहा था जब इसके पास अपनी स्थिर अवस्था में जो ऊर्जाएं थी, लेकिन जब उसे क्या गतिशीलता में ऊर्जा प्राप्त हुई तो ये ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने स्थान पे क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। याद रखना, तो अगर वाइब्रेट करता है, तो अगर इस प्रकार से गति करता है तो ये निश्चित ऐसी को हम क्या कहेंगे, अच्छी स्थिति, क्योंकि मैंने पहले क्लास में आप लोगों को बता दिया था इस चीज को। और अगर देखा जाए इसके लंबवत जो होता है इसे हम कहते हैं निरक्षीय स्थिति कहते हैं, निरक्षीय स्थिति कहते हैं।
और अगर ये इधर उधर का क्या है मोशन कर रहा है तो इसे क्या कहते हैं, किसी बिंदु पर कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या होता है, अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करें, इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम बात करें, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, तो वो क्या होते हैं, 3 टाइप होते हैं। पहला होता है अक्षीय स्थिति यानी इन ऑन, क्या होता है, इन ऑन पोजीशन होता है। दूसरा होता है रक्षीय स्थिति और तीसरा होता है क्या, एनी पॉइंट्स यानी क्या है, किसी बिंदु पर होता है। अच्छा, तो इसी को आपको बात करना, सबसे पहले बात होती है अक्षीय स्थिति। क्या होती है बताइए, अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। दूसरा होता है निरक्षीय स्थिति होता है। निरक्षीय, चूंकि कई बार आप लोगों के बोर्ड पेपर में पूछा आ चुका है, निरक्षीय स्थिति को लेकर बात करेंगे हम। और फिर इसके बाद में अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसके बाद होता है किसी बिंदु पर होता है, किसी बिंदु पर। हम तीनों डेरिवेशन को लेकर बात करेंगे और तेजी सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा आप लोग टाइम दीजिएगा इसको लेकर, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग तीनों को याद रखना है, और तीनों में से बोर्ड पेपर में एक क्वेश्चन या तो न्यूमेरिकल पूछा जाएगा आप लोगों से, या तो डेरिवेशन पूछा जाएगा यहाँ से, ठीक है। चलो आते हैं, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले होता है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति से कहते हैं इन ऑन पोजीशन कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, और अगर इंग्लिश मीडियम के छात्र आप हैं तब भी आप समझ सकते हैं, हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो ऑलरेडी उनके लिए हैवी है। तो यहाँ पर देखा जाए, जो आप देख रहे हैं फिगर देख रहे हैं यहाँ पर, ये फिगर किसका है, ये फिगर जो है इलेक्ट्रिक डायपोल का है। यानी क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब वैद्युत द्विध्रुव का है। और वैद्युत द्विध्रुव क्या बताया गया था, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से क्या होते हैं, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, ठीक है। एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का गुण कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहा जाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहा जाता है। उस चीज को आप जानते होंगे। यहाँ देखा जाए तो ये जो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, माइनस की और प्लस की आवेश से मिलकर क्या बताओ बना हुआ है, माइनस की और प्लस की आवेश से मिलकर क्या बना हुआ है, याद रखना इस चीज को। और जो वैद्युत द्विध्रुव होता है, ऋण आवेश से कहां, धन आवेश की तरफ क्या होता है, इसकी डायरेक्शन होती है। इस चीज को आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ऋण आवेश से कहां होती है, माइनस यानी प्लस यानी धन आवेश की तरफ क्या होती है, इसकी डायरेक्शन होती है। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट होता है, दोनों द्विध्रुव जो कि ये दोनों समान परंतु कैसे विपरीत हैं, दोनों समान परंतु विपरीत हैं, अर्थात इनका एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर इन दोनों का जो परिणामी मान होगा कैसा होगा, शून्य होगा, ठीक है। अच्छा, यहां देखा जाए तो ये आपका मिड पॉइंट से हम O मान लेते हैं, और इससे इसकी जो दूरी होती है इसे ये यल मान लेते हैं, और यहां से इसकी दूरी क्या मान लेते हैं, यल मान लेते हैं। यानी देखा जाए पूरी जो डिस्टेंस होगी कितनी होगी, 2l होगी। पहले भी आप लोगों को बताया जा चुका है कि द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस को हम क्या मानते हैं, 2l मानते हैं, ठीक है। अच्छा, ये द्विध्रुव है। अब द्विध्रुव से क्या है, एक्सिस हमको निकालना है, कहां निकालना, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में निकालना है। तो अच्छी स्थिति के लिए हमको क्या करना है, यहाँ से आप लोगों को ले लेना है, और इसको आप लोग देखेंगे यहाँ से हम अच्छी स्थिति की बात में कर रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए तो एक पॉइंट होगा, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं क्या, P मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, तो P मान लेते हैं। और P एक ऐसा जगह है, यानी एक ऐसा बिंदु है जहां पर हमको क्या ज्ञात करना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किस पॉइंट पर है, एक्सिस पर है। किस पर, एक्सिस पर है। ये जो उधर है वो इधर भी हो सकता है, लेकिन अगर इधर करेंगे आप तो फिर इसके डायरेक्शन क्या होंगे, बदल जाएंगे, यानी प्लस इधर होगा माइनस उधर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको देखना है। देखा जाए तो जो इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इसका परिणामी वैल्यू कहते हैं। दोनों की जो है मेन वैल्यू है वो कहां पर, ऊपर होगी। और यहां से अगर देखें तो यहां से इसकी जो डिस्टेंस वो कितनी होगी, r है। मान लीजिए कितनी बताओ, इसको क्या मानेंगे, r मान लेते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है, यानी इसका मिड पॉइंट यानी जो विद्युत द्विध्रुव है, इलेक्ट्रिक डायपोल है, उसके मध्य बिंदु से हम r दूरी पर एक बिंदु P ले लेते हैं। चलो आते हैं, अब इस पर निकालना है। तो आप लोग एक चीज बहुत पहले मतलब कल ही जो पिछला क्लास था उसमें आपने पढ़ा था, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये द्विध्रुव तो है, लेकिन द्विध्रुव जो है वो किससे बना हुआ है, दो आवेशों से मिलकर बना हुआ है। और दोनों आवेश से मिलकर बने होने के कारण क्या होता है, एक बार प्लस के कारण बिंदु P पर आप लेंगे, और एक बार माइनस के कारण बिंदु P पर आप लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो आप देखते हैं यहाँ पर अगर प्लस के कारण लेते हैं तो इसके स्थान पर देखा तो ये जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की होगी, क्या होगी बताओ, E हो जाएगी। और इधर आप लेते हैं तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ क्या होगी, E हो जाएगी। यहाँ पर देखा जाए E2 हो जाएगी, E1 और E2 के रूप में यहाँ पर निकलेगा, क्योंकि ये जो बिंदु है ये परीक्षण आवेश के रूप में क्या माना जाता है। थोड़ा 2 मिनट रुकिएगा। चलिए, तो यहां पर देखा जाए तो ये जो E1 और E2 है, इसके बीच में जो पॉइंट आपने लिया है परीक्षण आवेश की बात किया गया है। और इस चीज को आप लोग जानते हैं कि परीक्षण जो आवेश होता है वो हमेशा क्या होता है कि एक अल्प आवेश के रूप में होता है, और हमेशा धनावेश की बात की जाती है वहां पर। चलो, तो प्लस को काट लेंगे तो बाहर की ओर, क्योंकि ये भी पॉजिटिव माना जाएगा, तो इसी कंडीशन में वो बाहर की ओर लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ का अंदर की ओर का, ठीक है। इसे मान लेते हैं A और इसे मान लेते हैं B मान लेते हैं। अब आप देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर थोड़ा सा देखने का जो है इसको
थिंक करने का प्रयास कीजिएगा कि हम जो बात करेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है क्यू बाई कितना होता है r², जिस चीज को आप लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं, पहले सॉल्व कर चुके और इसी बेस को लेकर के हमको बातें कर रही हैं। अब यहां देखा जाए तो बिंदु आवेश कितने, 2 हैं। तो जब हमने मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P लिया है तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, तो मध्य बिंदु पर क्या कोई चार्ज है? बिल्कुल नहीं। इसके परिणामी मान पर हमने लिया है, इसलिए अगर देखा जाए बिंदु P पर अगर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 आ रही है वो किसके कारण आ रही है? प्लस Q के कारण आ रही है। और जो E2 आ रही है वो किस पर आ रही है? माइनस Q कारण आ रही है। जो डिस्टेंस लेंगे वो कहां से लेंगे? हम बिंदु से लेंगे, बिंदु आवेश से लेंगे, यानी जो चार्ज पॉइंट है वहां से हम क्या करेंगे? इसकी डिस्टेंस को लेंगे, इसकी दूरी को लेंगे। तो चलवाते हैं, मान लीजिए दूरी हम यहां से लेते हैं, ये इस बिंदु से लेते हैं, प्लस Q से लेते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं साफ साफ आप लिखा है यहां से लेकर लेंगे तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी? यल है। और अगर यहां से यहां तक की दूरी कितनी? r है। तो यहां से यहां तक दूरी लेना हो तो हमको यल क्या करना पड़ेगा? r में से घटाना पड़ेगा, यानी r माइनस कितना? यल हो जाएगा। इसमें से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे यहां से। और अगर हम क्या करते हैं, यहां से लेते हैं तो ये चूंकि डिस्टेंस r यहीं तक है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी? यल है। इसको हमको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा r प्लस यल हो जाएगा। इस प्रकार अगर देखा जाए तो डिस्टेंस को आप लोग काफी ध्यान से सुनिएगा और इसको लगाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मुझे जो यहाँ पर r² की जो वैल्यू दी गई है वो r तो इसके सूत्र में ही है, मिड पॉइंट से दिया गया है, लेकिन अगर हम मुझे बिंदु आवेश के कारण क्षेत्र निकालना मुझे ना, तो ऐसी स्थिति में मुझे डिस्टेंस यहाँ से लेना पड़ेगा। और डिस्टेंस अगर यहाँ से ले रहे हैं आप तो r माइनस, चूंकि यहाँ से डिस्टेंस इसका r है और यहाँ से इसका डिस्टेंस लेंगे तो यल क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। और यहाँ से लेते हैं तो यल फिर क्या करना पड़ेगा? इसमें ऐड करना पड़ेगा। ये पॉइंट आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। इतना होने के बाद अब फिर मुझे क्या करना? अपनी स्थिति को ध्यान देना, यानी क्या है, हम हैं कहाँ। अगर हम कोई भी चीज प्रैक्टिकल करते हैं तो प्रैक्टिकल करने के दौरान हम 2 जगह पे हो सकते हैं, या तो निर्वात हो सकता है यानी जहां पे हवा ना हो, या तो वायु हो सकता है जहां पे हवा हो। तो क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे लिखना चाहते हैं, आप लिखिएगा, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, हालांकि इसको लिखना है चाहिए आप लोग खुद स्वयं लिख सकते हैं, लेकिन मैं लिख दे रहा हूं। एक वैद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डायपोल जो दिया गया है, किससे दिया गया है? AB है। AB आवेश किससे मिलकर बना है? आवेश प्लस Q व माइनस Q से मिलकर बना है। माइनस Q से क्या बताओ? मिलकर बना है, ठीक। ये पॉइंट हो गया। किसी ऐसे माध्यम में रखा है, किसी ऐसे माध्यम में, क्योंकि माध्यम को आपको प्रदर्शित करना पड़ेगा, किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक जो है, परावैद्युतांक है वो कितना बताओ? परावैद्युतांक जो है K है, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे? द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। एक बिंदु जो है वो क्या है? P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, इतना पॉइंट आप लोगों को लिखना पड़ेगा। ये चूंकि कि आपको एग्जामिनर को समझाना हम करने क्या जा रहे हैं, इस चीज को आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर क्या करेंगे? लिखेंगे प्लस Q के कारण, याद रखना इस चीज को, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, प्लस Q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। इस सूत्र से लगाएंगे, ये फार्मूला लगेगा। चूंकि प्लस Q के कारण जो निकला वो क्या है? E1 है। और चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो सदिश राशि होती है। कैसे सदिश राशि होती है? तो दोनों की देखिए परिमाण तो समान होंगे, लेकिन दिशाएं कैसे? विपरीत हैं। और विपरीत होने का जो P पर जो परिणामी मान आएगा वो कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। हालांकि पहले मैं E1 E2 निकाल लेता हूं। तो यहाँ E1 E2 निकालेंगे आप, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जाएंगे तो E1 इज इक्वल कितना होगा बताइए? 1/, हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, क्योंकि हमने परावैद्युतांक लिया है, K हो जाएगा Q/, कितना हो जाएगा? यहाँ पर देख सकते हो R²। लेकिन जब इससे लोगे दूरी, जो डिस्टेंस कितना? R माइनस L है, तो यहाँ पर R माइनस L का क्या होगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। R माइनस कितना? L का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे दिशा कौन सी? डायरेक्शन BP की दिशा होगी। BP की क्या होगी बताओ? दिशा हो जाएगी। डायरेक्शन जो कैसा होगा? BB की दिशा को, याद रखना इस चीज को। इसकी दिशा होगी BP की दिशा हो जाएगी।
दूसरा माइनस क्यू के कारण अगर निकालते हैं आप, माइनस क्यू के कारण, ठीक है, पी पर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा। E2 का मान निकालेंगे अगर यहाँ से तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, के हो जाएगा, कितना हो जाएगा, क्यू बाय हो जाएगा यहाँ पर R प्लस एल का होल स्क्वायर। क्यों होगा, और क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ से इसके डिस्टेंस है, तो यहाँ से डिस्टेंस क्या प्लस में होगा, और ये कौन सी दिशा होगी, एपी, पीए की दिशा होगी, पीए की दिशा हो जाएगी, क्योंकि आप देख सकते हैं उल्टा दिशा इसका है, उसके विपरीत दिशा डायरेक्शन है। ठीक, ये पॉइंट हो गया। अब आप जानते हैं मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि आप लोग इस चीज को पॉइंट यहां अगर सबमिट करना चाहते हो तो कर सकते हैं। क्या करेंगे कि चूंकि E1 और E2 क्या है, यानी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो क्या है, सदिश राशि है, और सदिश राशि होने का और उसमें परिमाण दिशा दोनों हो जाएंगे, तो परिमाण किधर हो, देखो यहाँ पर दोनों के सब परिमाण समान होंगे, दिशा विपरीत है, और विपरीत अगर विपरीत दिशा है तो निश्चित जो P पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता होगी, यानी इन दोनों के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इन दोनों के माइनस के इक्वल होगी, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए वेक्टर है यहाँ पर ना, सदिश राशि है। तो अगर मान लीजिए एक ये है आपका और एक ये है आपका, तो अगर मान लीजिए वेक्टर ए मान लीजिए, ऐसे वेक्टर बी मान लें, तो आप देख सकते हैं ए इज इक्वल कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल माइनस वेक्टर बी। क्यों, क्योंकि दोनों की परिमाण तो समान होंगे लेकिन दिशाएं कैसे विपरीत हैं, तो इन दोनों का जो परिणामी वैल्यू होगी वो कैसे हो जाएगी बताओ, वो विपरीत हो जाएगी। ठीक है, ऐसी कंडीशन आप लिख सकते हैं, या फिर आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, बहुत सारे आपने वेक्टर पढ़ा होगा, मान लीजिए एक वेक्टर ये है और ये वेक्टर उल्टा इसका आ रहा है, ठीक है, और ये इसका परिणामी आर है, तो आप देख सकते हैं अगर वेक्टर ए कहा जाए, इसे वेक्टर बी कहा जाए, तो जो परिणामी वैल्यू आर होगी वो क्या, आर इज इक्वल क्या होगा, वेक्टर ए माइनस कितना होगा, वेक्टर बी। दोनों का परिमाण तो समान है लेकिन दिशाएं कैसे हैं, विपरीत हैं, ऐसी कंडीशन में इसके माइनस के इक्वल होगा। तो ऐसी कंडीशन में चलो मानते हैं, मान लीजिए कि जो ई है, जो पी है, पी पर यदि बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सॉरी ऐसे लिखिए, परिणामी क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता कितनी बताइए, तीव्रता अगर ई है तो बताओ क्या होगा, तब हो जाएगा यहाँ पर ई इज इक्वल होगा कितना, E1 माइनस कितना होगा, E2 हो जाएगा। क्या करेंगे, ई इज इक्वल कितना होगा, E1 की जो वैल्यू है वो कितना है, E1 की वैल्यू आपने निकाला भी, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 कितना होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, के हो जाएगा, क्यू बाई कितना होगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ माइनस आप लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्यू बाई कितना होगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं, दोनों में आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा आप लोग, दोनों में आप देख सकते हैं कि Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्या कॉमन है, पहले कॉमन लीजिए। चलो अगले पेज में चलते हैं हम लोग, तो क्या लिखेंगे, E इज इक्वल हो जाएगा यहाँ पर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या बताओ कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, 1 बाई बचेगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर बचेगा, और एक बचेगा 1 बाई कितना होगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, इसके ब्रैकेट के भीतर होगा। आप लोग जानते हैं मैथ का रूल तो पढ़े ही होंगे आप लोग, मैथ का रूल अगर पढ़े हैं तो फिर क्या होगा, आप जानते हैं कि बेस जो है नॉन इक्वल है, आधार क्या है, असमान ना, असमान होने के कारण क्या होगा, दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, आधार असमान है तो क्या होगा, दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो यहाँ पे इसका गुणा होगा, आर प्लस क्या होगा, एल का क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आर माइनस एल का क्या होगा बताओ, होल स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा। देखो क्या करना है, फिर इन दोनों मल्टीप्लिकेशन होगा, तो एक काम करो, स्क्वायर कुछ देर के लिए हटा दो, अगर स्क्वायर हटाते हो तो बताओ a माइनस बी और a प्लस बी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी, और a माइनस बी और a प्लस बी जो होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला पर होता है, यानी क्या लिख सकते हैं इसको हम, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं यहाँ पर। अब आप देखिए e इज इक्वल कितना होगा, q अपान हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्या k हो जाएगा, कितना होगा, देखो तोड़िए a प्लस बी के होल स्क्वायर में, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस कितना होगा 2rl हो जाएगा, माइनस का अंदर गुणा करके काम कीजिएगा, तो यहाँ पर भी होगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस कितना 2rl हो जाएगा। अब अपान कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पॉजिटिव कैसे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, और जब इसमें हम माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्लस वाला टर्म माइनस हो जाएगा, माइनस वाला टर्म प्लस हो जाएगा। अब देखिएगा आर स्क्वायर एल स्क्वायर क्या शून्य हो जाएगा, तो 2 और 2 कितना होगा 4 हो जाएगा, कितना होगा 2 2 4, यानी क्यू अपान कितना होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं 4rl अपान कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर में पावर कितना होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। आपको पहले बताया गया था कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, यानी जो यल जो वैल्यू आप देख रहे हैं, यल क्या है, यल द्विध्रुव के बीच की दूरी है,
यल का मान निकालोगे तो मान लो 0.01 दिया गया तो एल स्क्वायर का मान कितना होगा, 0.001 हो जाएगा, ठीक, और छोटा हो जाएगा। एल क्यूब का मान कितना, और 0.003 बार हो जाएगा। इस प्रकार अगर आप इसको आप करते हैं, जैसे से इसका पावर बढ़ेगा वैसे से क्या इसकी वैल्यू छोटी होती जाएगी। तो आप देख सकते हैं, या तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि एल बहुत अल्फ है, एल बहुत क्या है बताओ, अल्फ है, अतः क्या होगा, अतः एल स्क्वायर क्या होगा, नगण्य के बराबर होगा, नगण्य के बराबर होगा, ऐसा लिख सकते हैं, बराबर होगा। या फिर आप इसमें एक चीज इंक्लूड कर सकते हैं सिंपल में, आर इज ग्रेटर देन क्या हो गया, यानी क्या है, आर जो है इन दोनों ब्रैकेट में देखा जाए, आर जो है यल से काफी बड़ा है, और यल से काफी बड़ा होने का क्या है, यल को हम नगण्य भी मान सकते हैं। हटा देंगे, उसको हटाएंगे तो बताओ क्या बनेगा, ई इज इक्वल हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई में कीजिएगा तो 1 अपान हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, के हो जाएगा। यहाँ पर 4 को हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, 2 क्यू आर एल हो जाएगा अपान, देखो इसमें ब्रैकेट में से एल स्क्वायर तो हट ही गया, तो एल पे पावर 4 हो जाएगा, आर पे पावर 4 होगा, आर पे पावर 4 होगा, एक आर से एक पावर 4 काट देंगे तो बताओ कितना बचेगा, कितना हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ई इज इक्वल होगा 1 अपान हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा, और यहाँ आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 क्यूब एल अपान कितना हो जाएगा, आर पे पावर क्यूब हो जाएगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं। एक पॉइंट आप लोग जरा देखिएगा, इसमें क्या होगा, चूंकि आप जानते हैं P इज इक्वल क्या होता है 2 क्यूएल। अब P मतलब क्या, स्मॉल p है ये, स्मॉल p 2 क्यूएल, यानी इसका मतलब क्या हुआ, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, और तथा क्या हो जाएगा, तथा निर्वात और वायु के लिए k का मान कितना 1 होता है। यानी आप लोग पहले क्या किए थे, k का मान, क्योंकि निर्वात और वायु में ऐसे माध्यम में रखा, इसका प्रवर्तकांक k है, तो कोई माध्यम होगा, या तो निर्वात और वायु होगा। तो अगर निर्वात और वायु में हम क्या कर रहे हैं, इसका प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो k की वैल्यू कितनी 1 हो जाएगी, और p के स्थान पे 2 क्यूएल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं e इज इक्वल कितना होगा, 1 अपान हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और 2 इंटू p अपान कितना होगा, आर क्यूब होगा। कहीं ना कहीं यही किसी भी अच्छी स्थिति के, यानी कि वैद्युत ध्रुव की अच्छी स्थिति पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला है यही बनेगा, यानी इज प्रोपोर्शनल इज इक्वल हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान आर क्यूब होगा। अगर हम p और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम कांस्टेंट मान लें तो कहीं ना कहीं लिख सकते हैं इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई कितना होगा, आर क्यूब हो जाएगा। यानी किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल रहे हैं तो E इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर क्यूब होता है, और किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालते हैं तो वहां आप जानते हैं E इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर होता है, जो कि पहले मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो एक काम करो, पहले इसको आप नोट कर लो, इसको पहले आप नोट कर लो, और फिगर को आप लोग समझ करके इसको क्या है नोट कीजिएगा, फिगर को समझ करके चलो, और उसके बाद में ये पॉइंट। तो आपको आशा है पूरी तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी कोई प्रॉब्लम अगर हो रही है तो कमेंट बॉक्स में एक बात जरूर लिखिएगा उसको, क्योंकि जब आप लिखते हैं, जब आप उसको कहते हैं, तो फिर मैं उसको और तरीके से क्या है, और अच्छे तरीके से, या फिर और तरीके, और भाई कई तरीके मिला करके उसको क्या बताने का प्रयास करता हूं। तो आप लोग पर ही पूरा डिपेंड है अपनी पढ़ाई। अगर आप जागरूक हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं, अगर आप जागरूक नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब बात जब होती है तो इसके बाद आती है निरक्षीय स्थिति को लेकर। इसकी बात मैं करूंगा, निरक्षीय स्थिति बोलते हैं, इसे बोलते हैं इक्वेटोरियल, क्या होता है, इक्वेटोरियल लाइन होता है। और इक्वेटोरियल लाइन पर क्या होता है, जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो तो कैसे होगा, क्योंकि द्विध्रुव है, द्विध्रुव के सामने एक्सिस पर था तो अच्छी है। अब इसके जस्ट परपेंडिकुलर देखेंगे हम, तो इसे बोलते हैं इक्वेटोरियल बोलते हैं। और इक्वेटोरियल पे क्या होता है, अगर आप निरक्षीय स्थिति बोलते हैं और वहां पर आपको क्या करना है, जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार से इसे आप लोग देखिएगा, देखिए तो यहां पर देखा जाएगा तो क्या होगा कि इस पर ये वैद्युत द्विध्रुव है, और वैद्युत द्विध्रुव से क्या है, तो इसे डायरेक्ट लिखेंगे माइनस की होगा, और ये क्या होता है प्लस की हो जाएगा। और इसका मध्य बिंदु मिड पॉइंट है O, जहां से इसके एक तरफ डिस्टेंस कितनी एल हो जाएगी और दूसरी तरफ भी डिस्टेंस कितनी एल हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखो, इसे हम ए मान लेते हैं, इसे क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, और इससे कुछ दूरी पर क्या है, एक बिंदु है जहां पर हम बात करते हैं, यहां से देखा जाए तो यहां से एक दूरी पे बिंदु होगा जहां पर हमको क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मान लो ये पॉइंट बताओ कितना P है, ये पॉइंट बताओ क्या है, P है, जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हालांकि ये दूरी कितनी है, R है, R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब आप देखिए ध्यान से कि जब यहां से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप निकालेंगे तो स्वाभाविक है कि ये जो क्षेत्र होगा, जो ये कहां से निकलेगा, बिंदु A से। आप देख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां से निकलेगी, बताओ, यहाँ बिंदु B से निकलेगी। चूंकि बिंदु B से अगर देखा जाएगा तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट जो दिखाई दे रहा है आपको यहाँ से, तो यहाँ पर निकलेगा E1 निकलेगा, जो पहले आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये थीटा कोण पर क्या है, झुका हुआ है,
थीटा कोण। अब जो कि कोण आएगा, जब भी एंगल आएगा, थीटा आएगा जो है, फाई आए, कुछ भी आए, तो वहां पर त्रिकोणमितीय अनुपात को आना स्वाभाविक है, वो चीज आएगा ही। इसके बाद में देखा जाए इसी प्रकार जब प्लस क्यू कार्ड यहाँ पर है तो इसी प्रकार माइनस क्यू कार्ड भी होगा। तो माइनस क्यू कार्ड अगर मान लीजिए है तो फिर इसी प्रकार से नीचे की ओर होगा, यहाँ पर नीचे की ओर होगा। कैसा होगा? नीचे की ओर होगा। और नीचे की ओर होगा तो फिर इसमें हम क्या करते हैं, इसको इंक्लूड कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं जो यहां होगा इसे हम क्या कहेंगे, E2 कहेंगे, E2 कह देंगे। ये E2 है, ये पॉइंट जो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या E2 है, और ये बताओ क्या E1 हो जाएगा। तो ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। अगर हम क्या करें, इस बिंदु P पर परिणामी मान लें, तो परिणामी मान मतलब क्या, आप देख सकते हैं इसके समांतर एक हम रेखा खींचते हैं, क्योंकि E1 और E2 जो वैल्यू है इसको हम दो घटकों में क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। जो अच्छी स्थिति पर, जो निरक्षी स्थिति पर क्या है, जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप निकालेंगे तो थीटा कोण पर झुक करके क्या है, रेखा जा रही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, E1 जो E2 की वैल्यू होगी उसको दो घटकों में विभाजित करेंगे, एक होगा लंबवत घटक, दूसरा क्या होगा, समांतर घटक होगा। तो समांतर घटक के रूप में अगर देखा, ये अगर थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। और ये अगर थीटा है तो इसका एकांतर कोण बनेगा थीटा। और आपको पता होना चाहिए कि कोई भी अगर रेखा किसी, मान लीजिए देखो यहां से लेके यहां तक पूरा एक कोण बन गया, यहां से लेके यहां तक पूरा एक एंगल बना। और कोई भी अगर एंगल है, कोई भी एंगल है, अगर उसको उस कोण को, उस एंगल को अगर कोई भी साइड यानी कोई भुजा अगर उसको दो समान भागों में क्या करे, विभाजित कर रही है, दो समान भागों में क्या काट रही है, तो निश्चित ये जो साइड होती है, ये दोनों का क्या होता है, परिणामी होता है। और इसे हम क्या मानेंगे, ई मान लेंगे, इसका परिणामी होगा। और जो ये परिणामी वैल्यू होती है, हमेशा याद रखना कि ये पॉजिटिव होता है, दोनों का जो है योगफल के बराबर होता है। तो अब ऐसी कंडीशन में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार से बना सकते हैं, इसको यहाँ से और यहाँ से, ये हो जाएगा आपका। तो बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो निकालनी है। तो बात फिर घुमा के वही, ये देखो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, POB और POA, ठीक है। और जब यहाँ पर थीटा कोण बन रहा है तो थीटा कोण को, थीटा के सामने भुजा होती है, कैसी होती है, लंब होती है, ये लंब होती है। जो थीटा के सामने भुजा जो लंब है, वो लंब देखो कैसा आभासी है, कैसा आभासी है। अगर हम इस कोण को त्रिकोणमितीय अनुपात में ले जाए तो हमारे पास मूल रूप से साइन कॉस टैन आता है, साइन कॉस टैन आता है। तो हमारे पास आएगा कौन, साइन आएगा, कॉस आएगा, उसको लेकर देखना है। तो अगर इस कोण के सामने देखा जाए तो ये लंब होगा, और इसमें लंब आभासी है, तो बचा कौन, आधार और कड़ बचा। और आधार कड़ जो रेशियो होता है वो किसका होता है, कॉस थीटा का होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा E1 कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, E1 कॉस थीटा हो जाएगा, जो कि इस द्विध्रुव का क्या है, समांतर घटक। और दूसरा होगा E2 कॉस थीटा हो जाएगा, इस प्रकार से होगा यहाँ, ठीक है। ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो जो यहाँ परिणामी मान आएगा, परिणामी मान किसका आएगा, E1 cos थीटा, और क्या होगा बताओ, प्लस क्या होगा, E2 cos थीटा होगा। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं, ये E1 cos थीटा और E2 cos थीटा यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस प्रकार से बनता हुआ दिखाई देगा। ये पॉइंट आप लोग याद रखें कि थीटा कोण पर अगर इसके पैरेलल यानी E1 E2 को हमने क्या किया, समांतर घटक के रूप में लिया है, तब E1 cos थीटा और E2 cos थीटा के रूप में आया हुआ है। चलो क्या करते हैं, E1 और E2 जो है, E1 और जो E2 है वो क्या करेंगे बताओ जरा, E1 और E2 क्या करेंगे, हम उसको क्या करेंगे, E1 E2 को हम करते हैं लंबवत घटक के रूप में। किसमें करते हैं, लंबवत घटक के रूप में। और लंबवत घटक अगर लेते हैं तो बताओ क्या होगा। अब चलो देखते हैं, ये पॉइंट हमारा P था, हमारा पॉइंट P था। और देखो ये पॉइंट अगर P है तो यहां से आप देखेंगे इस पॉइंट को हम लेते हैं, एक बार इसको खींच देते हैं, ठीक है। और यहां से अगर देखा तो ये पॉइंट आपका E1 cos थीटा, और देखो ये क्या है, E2 cos थीटा। बिंदु P है, याद रखना इसे, बिंदु P है जहां पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब E1 यहाँ पर देखो, E1 है, ये जो है E1 और E2 है, यहाँ पर देखो E1 E2 cos थीटा है, ये cos थीटा, यहाँ पर भी cos थीटा है। तो आप देख सकते हैं ये इसका परिणामी वैल्यू है, इसका परिणामी वैल्यू है। और यहाँ से आप देखेंगे ये पॉइंट बना हुआ है, ठीक है, ये बना हुआ है, ये कोण थीटा है और ये भी कोण थीटा है। तो इस पूरे की जो वैल्यू है वो कितना होगी, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, इस बीच वाले परिणामी वैल्यू होगी। अगर हम देखें तो ये, अगर इस पर हम क्या करें, एक आभासी रेखा खींच दें, और यहाँ पर भी क्या आभासी रेखा खींच दें, कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं इसका जो अल्टरनेट एंगल होगा, एकांतर जो कोण होगा, एकांतर कोण मैथ तो पढ़े होंगे आप लोग, तो एकांतर कोण इसका ये बनेगा और इसका एकांतर कोण बिल्कुल ये बनेगा आपका। तो इस कोण के लिए देखा जाए तो ये लंब होगा, ये कड़ होगा, ये आधार बनेगा। अब इस एंगल के लिए देखा जाए तो आधार कैसा, आभासी है, और लंब कड़ का रेशियो बन रहा है यहाँ पर। और लंब कड़ का जो रेशियो होता है वो किसका होता है, साइन का होता है। इसलिए यहाँ पर देखा जाए तो E1 कितना होगा, साइन थीटा होगा, और यहाँ देखा जाए E2 कितना होगा बताओ, साइन थीटा होगा। यहाँ पर E2 साइन थीटा होगा। मेरी बातों को पूरी तरह समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यही मेन फैक्ट है।
तो अगर हम इसके लंबवत घटक को लेकर बात करें तो E1 sin थीटा E2 sin थीटा होगा, और E1 sin थीटा तो E2 sin थीटा, फिर बात वही आ गई कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो सदिश राशि है, और E1 sin थीटा E2 sin थीटा दोनों की वैल्यू क्या है, परिणामी, मतलब दोनों की वैल्यू समान है परंतु दिशा कैसे विपरीत है, तो दिशा विपरीत हो जाने के कारण इन दोनों का परिणामी मान क्या होगा, शून्य हो जाएगा। फिर जो पीछे आपने पढ़ा था, ठीक है, इनके परिणामी वैल्यू क्या शून्य हो जाएगी, जबकि हमको क्या जो इसका समांतर घटक है, हम समांतर घटक से ही क्या कर सकते हैं, निरक्षीय स्थिति पर इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? अगर समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा इस चीज को। निरक्षीय स्थिति पर क्या अगर मान निकालना है तो उसके समांतर घटक पे हम जा सकते हैं, लंबवत घटक से हमारा कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। इसलिए आप देखेंगे प्लस क्यू माइनस क्यू का बिंदु पी, जो बिंदु पी पर जो वैद्युत क्षेत्र की जो बिंदु ओ है, ओ पर पी पर जो है, ओ के कारण जो पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कैसे है कि शून्य आ जाएगी। अगली बात, मैंने इसके पहले बताया था कि जब आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात ही करनी है तो फिर जो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पड़ेगी, और बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी तो कहां से लेंगे, आवेश से उसका डिस्टेंस लेंगे, दूरी लेंगे हम। तो दूरी कहां से लेंगे, एक बार बी से पी लेंगे, एक बार ए से पी लेंगे। हमको ओ से कोई मतलब है नहीं, ओ से तो हमने मध्य बिंदु से लिया है उसको आर दूरी पर। अगर यहां से लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे पीओबी एक समकोण त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और पीओए जो है ये भी समकोण त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जब एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में देखा जाएगा तो ये जो भुजा है ये कर्ण बनेगी, हमारी जो डिस्टेंस बनेगी, जो बी से पी की दूरी है या ए से जो पी की दूरी है, कहीं ना कहीं ये क्या बनेगी, हाइपोटेनस यानी क्या है, कर्ण बनेगी। और जब कर्ण बनेगी तो कर्ण बराबर क्या, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे, तो आर स्क्वायर प्लस क्या एल स्क्वायर रूट में आ जाएगा इसकी वैल्यू, और यही सेम वैल्यू इसमें भी आएगी, आर स्क्वायर प्लस क्या होगा एल स्क्वायर हो जाएगा। आपने जब इतना कर ही लिया है तो सारा काम हो सकता है, फिर उसमें आधा आपने सॉल्व कर लिया। अगर ये फैक्ट, ये पॉइंट, अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आपने आधा क्वेश्चन जो है आधा डेरिवेशन सॉल्व किया। अब लिखना है जो आप हमने बताया है वो लिख करके सॉल्व कर देना, आपका पूरा डेरिवेशन सॉल्व हो जाएगा। चलें देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या करना है, क्या करना, वही चीज माना एक वैद्युत द्विध्रुव, वही चीज है, एक वैद्युत द्विध्रुव क्या ए बी है, आवेश माइनस क्यू व प्लस क्यू से क्या बताओ मिलकर बना है। आगे आप लिख लीजिएगा क्या, ठीक है, आगे आप लिख लीजिएगा किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावर्तनांक k है, किसी ऐसे माध्यम में रखा है इसका परावर्तनांक क्या k है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये पॉइंट हो गया। अब क्या लिखेंगे, चित्रानुसार, क्या लिखेंगे बताओ, चित्रानुसार लिखेंगे, चित्रानुसार लिख दीजिएगा। क्या लिखेंगे देखो जरा ध्यान से, ट्रायंगल क्या लिखेंगे, डिस्टेंस हम निकालेंगे, डिस्टेंस को हम जरा इसको दिखा देते हैं। डिस्टेंस क्या होगा, देखो त्रिभुज क्या हो जाएगा, POB में B तथा POA में डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, क्या करेंगे हम, BP और AP दिया गया है, BP बराबर क्या, AP बराबर कितना होगा, रूट में हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस क्या एल स्क्वायर हो जाएगा। चाहो तो इसको आप लिख सकते हो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 1/2 भी आप इसको नोट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा ना। चलो अब इतना जब निकल गया तो फिर क्या करना, बात वही है, बिंदु आवेश के कारण बिंदु क्षेत्र की तीव्रता और बिंदु आवेश के कारण यहाँ पे निकालना हमको है। तो लिखेंगे प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के जो कारण है, कारण P पर क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको आप देख सकते हैं। तो क्या होगा बताइए, हो जाएगा फार्मूला जो आप लगाए हैं पीछे वो लिखना है, E बराबर कितना होगा, E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा, क्यू बाय कितना हो जाएगा बताइए, रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर कितना होल स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर हटाएंगे तो कहीं ना कहीं रूट हट जाएगा, तो 1 बाई हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा के हो जाएगा, क्यू बाई कितना होगा आर स्क्वायर प्लस कितना एल स्क्वायर हो जाएगा। ये पॉइंट आप लोगों का होगा। और जो डायरेक्शन लिखेंगे, कैसे डायरेक्शन लिखेंगे, बीपी की दिशा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बीपी क्योंकि ऊपर की तरफ है, ये कंडीशन होगी। और एक बात और होती है, बहुत सारे छात्र के दिमाग में ये प्रश्न आएगा कि सर प्लस क्यू के कारण ले रहे हैं तो यहाँ पर प्लस आ रहा है, और माइनस क्यू कारण लेंगे तो वहां पर माइनस आना चाहिए, लेकिन याद रखना ऐसा नहीं है, वैद्युत क्षेत्र हमेशा धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा इस चीज को। इसलिए जो है माइनस से काट लो या प्लस से काट लो, किसी कार्ड अगर आप ले रहे हैं तो आपका वैल्यू जो होगा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जब हम विभव में जाते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब जाएंगे तब वहां पर क्या होगा, माइनस के कार्ड माइनस आएगा, प्लस के कार्ड प्लस आएगा, वहां भी अच्छी निरक्षी है लेकिन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। अच्छा यहाँ आते हैं, फिर माइनस क्यू के कार्ड लेंगे, माइनस क्यू के कार्ड चलेंगे हम, कारण कितना हो जाएगा,
P पर निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या होगा E2 इक्वल कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, K हो जाएगा Q अपान कितना होगा रूट में R स्क्वायर प्लस कितना L स्क्वायर, सेम वैल्यू हो जाएगी। इक्वल क्या होगा बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, K हो जाएगा Q बाई कितना होगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू P, रूट हट जाएगा और यहाँ पर कौन होगा पी ए की दिशा यानी नीचे की तरफ इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, आशा है आप लोगों को समझ में आएगा। E1 और E2 की वैल्यू आप लोगों को निकाल चुके हैं। अब क्या करना है, जो E1 व E2 के मान परस्पर कैसे हैं बराबर हैं, E1 और E2 के मान कैसे परस्पर बराबर होंगे, अतः इसको क्या करेंगे दो घटकों में क्या है विभाजित करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पर आगे लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे चूंकि लिखेंगे E1 व E2 के मान परस्पर बराबर हैं अतः इन्हें दो घटकों में वियोजित करने पर जब वियोजित करेंगे बताओ कितना हो जाएगा। पहला घटक होगा लंबवत घटक पे जाएंगे आप, तो बताओ कितना होगा E1 साइन थीटा तथा क्या बताओ E2 साइन थीटा हो जाएगा। E2 साइन थीटा परस्पर कैसे हैं, परस्पर समान परंतु कैसे हैं विपरीत हैं, और विपरीत हैं अतः इनका परिणामी मान क्या होगा शून्य होगा। इनका जो परिणामी मान क्या बताओ शून्य होगा। ठीक, दूसरा हो जाएगा समांतर घटक अगर लेते हैं आप तो कितना होगा E1 cos थीटा हो जाएगा तथा कितना होगा E2 cos थीटा होगा। जो इसकी जो वैल्यू होगी वो कैसे होगी समान, यानी उसके योगफल की क्या होगी बराबर हो जाएगी। E1 cos थीटा E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। ठीक है, ऐड करना है इस प्रकार से। इसलिए P पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा, हो जाएगा E इक्वल होगा कितना E1 cos थीटा प्लस क्या होगा E2 cos थीटा हो जाएगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्या करना है E इक्वल E1 के स्थान वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई जो आपने निकाला पीछे एप्सिलॉन नॉट के Q बाई कितना होगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, cos थीटा हो जाएगा और प्लस लिख सकते हैं आप लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा के Q बाई कितना होगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कितना होगा cos थीटा हो जाएगा। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं दोनों की वैल्यू क्या है सेम है कि नहीं है, दोनों देखिए सेम है और सेम होने के कारण क्या लिखेंगे E इज इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा Q बाई लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और ब्रैकेट में सकते हैं 2 cos थीटा लिखा जा सकता है। इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे फर्स्ट फर्स्ट मानेंगे। इस प्रकार से आप इसे नोट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको डेरिवेशन है यहाँ पर cos थीटा से कोई मतलब नहीं है, हमको cos थीटा का मान रखना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा और निकाल करके रखना पड़ेगा। चलो आते हैं देख लेते हैं। तो अगर यहाँ देखा जाए त्रिभुज में देखा जाए तो कहीं ना कहीं POB की बात करो तो POB की बात करो चाहे POA की बात करो मैं यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं अगर cos थीटा का मान निकालते हैं तो cos थीटा का जो रेशियो होता है कहीं ना कहीं आधार बटा कड़ होता नहीं है। आधार बटा कड़ यानी बेस बाई क्या होगा हाइपोटेनस होगा। और बेस कौन है चाहे OB लीजिए चाहे OA लीजिए, दोनों की बेस की वैल्यू L है और कड़ चाहे दोनों में से कोई लेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी होगी रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगी। तो लिखते हैं, चलो आते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लिखेंगे चित्र में त्रिभुज क्या होगा POB या POA में क्या हो जाएगा बताओ cos थीटा इक्वल कितना हो जाएगा आधार बटा कड़ यानी OB अपान कितना होगा और जो है PB हो जाएगा, OB अपान PB हो जाएगा यानी कितना हो जाएगा आप देख सकते हैं यहाँ पर हो जाएगा L बाई जाएगा रूट में कितना होगा R स्क्वायर प्लस क्या होगा L स्क्वायर हो जाएगा। और आप लोगों को पता भी है अगर रूट दिया गया तो उस पर हम पावर लिख सकते हैं 1/2 यानी क्या होगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर कितना 1/2 हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं cos थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब करना क्या है, इस cos थीटा की वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देना है तो ऑलरेडी आप लोगों का एक डेरिवेशन क्या निकलता हुआ दिखाई देगा आप लोगों को। तो क्या करना देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिए
क्या करेंगे, इसलिए बाय इक्वेशन फर्स्ट है समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से अगर देखा जाए तो फिर क्या हो जाएगा इज इक्वल कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, के हो जाएगा क्यू बाई कितना है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आपको दिखा ही है, और 2 cos थीटा, तो 2 cos थीटा का मान यल बाई कितना है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर में पावर कितना है 1/2, आप लोग देखे ही हैं, और चाहे आप लोग पीछे देख भी सकते हैं, ये चीजें दी गई है यहाँ पर, ठीक है। यल की वैल्यू यहाँ पर 2 पहले से, cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो 2 ऑलरेडी इसमें मल्टीप्लाइकेशन हो जाएगा, ठीक है। चलो आते हैं, तो ये पॉइंट हो गया। अब आप क्या करेंगे, इज इक्वल कितना हो जाएगा, देखो 1 हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा, कहीं ना कहीं इसका मल्टीप्लाइकेशन करोगे तो 2 QL हो जाएगा, अपान आप देख सकते हो इस पर क्या है पावर 1 है और यहाँ पर 1/2 है, तो दोनों का आधार देखिए बेस क्या इक्वल है, और बेस इक्वल होने से इस पर क्या है पावर ऐड हो जाएंगे, तो आप देख सकते हैं 1 है और 1/2 है, तो दोनों को आप जोड़ेंगे 3/2 हो जाएगा, कितना होगा 3/2 होगा, तो कहीं ना कहीं इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर में पावर कितना होगा 3/2 हो जाएगा, यहाँ पर इस प्रकार लिख सकते हैं। अब चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि वही चीज आर इज ग्रेटर देन यल, या आप लिख सकते हैं कि यल एक बहुत अल्प राशि है जिसका एल स्क्वायर आता है, एल स्क्वायर या एल क्यूब एल पे पावर 4 क्या होगा नगण्य के बराबर होगा, या फिर आर का जो मान है यल से काफी बड़ा है और यल बहुत छोटा है, इसलिए यल क्या है नगण्य के बराबर होगा, तो यल को छोड़ देंगे यहाँ से, इसलिए क्या लिखेंगे इज इक्वल लिखेंगे आप यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा के हो जाएगा, और क्या होगा बताओ 2QL अपान कितना हो जाएगा, ये चला जाएगा तो आर पे पावर स्क्वायर इंटू 3/2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो खत्म हो गया, 3/2 का पावर किस पर आ जाएगा आर स्क्वायर पे आ जाएगा, और स्क्वायर से स्क्वायर देखो यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा आप देख सकते हैं, चूंकि लिखेंगे P इज इक्वल कितना होता है 2QL होता है, वैद्युत ध्रुव का गुण है, तथा निर्वात और वायु के लिए, निर्वात और वायु के लिए की वैल्यू कितनी 1 हो जाएगी, आप लोगों को पता भी है, तो ऐसे स्थिति में क्या लिखेंगे आप लिख सकते हैं क्या इज इक्वल लिखेंगे वहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, यहाँ पर P बाई कितना होगा बताओ R³ हो जाएगा। इस प्रकार से आप देखें तो यहाँ पर न्यूटन प्रतिकूलम बनता हुआ क्या दिखाई देगा यहाँ पर, तो ये निरक्षीय स्थिति के लिए हुआ, अगर निरक्षीय स्थिति पे देखा जाए तो यहाँ पर इसकी वैल्यू ये बन जाएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना, यहाँ पर भी अगर हम इसको कांस्टेंट मान लेते हैं तो इज प्रोपोर्शनल टू कितना होगा 1/R³ होगा, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है किसी वैद्युत ध्रुव के कारण जो है उसका मान 1/R³ यानी इज प्रोपोर्शनल टू 1/R³ के बराबर होता है, तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना। दूसरी बात ये याद रखना है, दूसरा एक नोट आप लिख लीजिएगा, नोट लिख लीजिए, क्या नोट लिखेंगे जो आप अच्छी स्थिति लगाए थे, तो अच्छी स्थिति में यहाँ 2P आया था और निरक्षीय स्थिति पे क्या होता है केवल P आया है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अच्छी स्थिति पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है वो निरक्षीय स्थिति क्या हो दोगुना होता है, ठीक है, लिख सकते हैं अच्छी स्थिति पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हो क्या है निरक्षीय स्थिति क्या है दोगुना है, यहाँ लिख सकते हैं E अक्षीय, क्या लिखेंगे बताओ अक्षीय इज इक्वल होगा 2 इंटू क्या होगा E निरक्षीय, ठीक है, यानी इस प्रकार से आप लोगों को पूछा जा सकता है, यानी जो अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है वो निरक्षीय स्थिति क्या है दोगुना है, यानी विद्युत ध्रुव का जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है एक्सिस पे अधिक होती है और जो है जो इक्वेटर है उस पे क्या हो जो है कम हो जाएगी, तो ये इक्वेटोरियल पे जो है कम हो जाएगी, तो इस प्रकार से इसे आप नोट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग जरूर नोट कीजिएगा, तो सबसे पहले आप इनको नोट कर ले, फिगर को काफी जरूरी है समझना, फिगर आप समझ जाएंगे तो अच्छी बात है, तो ये फिगर को आप लोग देख लीजिए यहाँ से, और इसके बाद में जो है इस पॉइंट को देखिए, कहीं भी कोई समस्या होगी जरूर एक बार आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, और अगर दिक्कतें हैं तो फिर ठीक है कमेंट जब तक नहीं करेंगे तब तक मैं कैसे समझ पाऊंगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लें, ठीक है, और कहीं भी ये पॉइंट आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा क्योंकि इसको आप लोगों को बोर्ड पेपर में अच्छी तरह से प्रदर्शित करना है, दिखाना है आप लोगों को है, ठीक, और ये पॉइंट आप लोग लास्ट इसका जो ये पॉइंट आपको बचा हुआ, ठीक, चलो तो ये हो गया होगा। आते हैं बात कर लेते हैं अगला पॉइंट जो कि किसी बिंदु को लेकर चर्चा करेंगे। किसी बिंदु में थोड़ा मैं फिगर पहले बना दिया हूं आप लोगों के लिए क्योंकि टाइम ज्यादा होगा और इसमें बस कुछ समझना है कुछ देखना है नहीं, बस केवल वही चीज सेम है। मैंने क्या बताया कि अगर ये एक द्विध्रुव है प्लस क्यू माइनस क्यू है तो इसके अगर सामने लेते हो तो फिर क्या एक्सिस ऊपर लोग रखिए और किसी बिंदु को लेकर के बात की गई है। बात यहीं पर है कि इसमें ज्यादा कुछ आप लोगों को एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो आपने निरक्षीय अच्छे स्थिति करके आए हैं बिल्कुल सेम वही चीजें हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव है जो क्या है AB से, जिसको AB है जो माइनस के प्लस के से मिलकर बना हुआ, इसकी लंबाई कितनी है 2L है, पूरी लंबाई बताओ कितनी होगी, यहां से लेकर यहां से पूरी लंबाई कितनी होगी 2L हो जाएगी, पूरी लंबाई कितनी होगी 2L हो जाएगी। और जो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है
वो क्या बताओ? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, का आघूर्ण। स्मॉल जो p है, स्मॉल p एक वेक्टर राशि है। वेक्टर राशि, राशि का मतलब एक सदिश राशि है, ठीक है। और इसके द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर वो क्या ज्ञात करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हालांकि जो यहाँ जो P आप देख रहे हैं ये P कैपिटल P है, याद रखना इस चीज को। अब जो वैद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण है, आघूर्ण शब्द कहीं भी आए पूरी फिजिक्स में तो इसका मतलब वो सदिश राशि के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव P का जो है P क्या है? एक सदिश राशि, वेक्टर राशि है। अतः इसके क्या है? अतः इसे क्या करेंगे? इसे दो घटकों में विभाजित करने, इसे दो घटकों में वियोजित करने पर कैसे करेंगे? देखो, ये जो आप देख रहे हैं यहां पर एक लंब डालिए तो ये बनेगा थीटा कोण। बनेगा थीटा कि नहीं बनेगा? थीटा बनेगा। और अगर थीटा बनेगा यहां से तो ये लंब इसके लिए आभासी है, तो कर्ण और क्या बनेगा? आधार बनेगा। और कर्ण आधार बनेगा तो कहीं ना कहीं कॉस बनेगा, तो यहाँ पर स्मॉल p लेकर के इस पे क्या लिख देंगे? कॉस थीटा लिख देंगे। यानी जो एक होता है नंबर एक होगा जो है नंबर एक होगा, उसका नाम बताओ क्या होगा? ये होगा p cos थीटा, जो OP के क्या है? अनुदिश घटक है। लिखेंगे OP के अनुदिश घटक, OP के क्या होगा? अनुदिश घटक, मतलब उसी दिशा में अनुदिश घटक को लेकर मैं बात करूं अगर, तो बताओ कितना होगा? हो जाएगा p cos थीटा हो जाएगा, इसके अनुदिश है। और अगर इसके हम लंबवत घटक की बात, तो यहाँ 90 बन रहा है, यहाँ पे भी देखो ये प्रक्रिया 90 बन रही है। तो जो अनुदिश घटक है, जो p cos थीटा अनुदिश घटक है, वो क्या बना रहा है? इवन बना रहा है। और इवन कहाँ है? एक्सिस पर। देखो पहले इसके डायरेक्ट अक्ष पर है इवन। कहाँ? देखो अगर द्विध्रुव इसको मान लें हम तो इसके डायरेक्ट कहाँ पर? अक्ष पर है। और अगर हम इसको इसके लिए लंबवत घटक क्या लिखेंगे? दूसरा OP के क्या होगा बताओ? लंबवत घटक लेंगे अगर हम, तो हो जाएगा कितना? p sin थीटा हो जाएगा। कितना होगा बताओ? अगर इसकी बात मैं करूं तो ये जो हो जाएगा क्या होगा? p sin थीटा हो जाएगा, p sin थीटा हो जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो p sin थीटा है, कहीं ना कहीं इसको अगर देखो तुम जरा, ये पॉइंट देखोगे तो कहीं ना कहीं ये इसके पैरेलल आ रहा है कि नहीं? पैरेलल आ रहा है। तो अगर इसको हम एक्सिस मान लें, इसको अगर अक्ष मान लें, इंड टू पोजिशन मानने से, तो ये जो होगा इसका कहीं ना कहीं निरक्ष बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? तो E2 जो होगा निरक्ष बनेगा और E1 जो होगा वो अक्ष बनेगा। और ऐसी कंडीशन में जो E है इसका परिणामी है। E कैसा? परिणामी है। और जब E परिणामी है तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे इस कोण में देखा है तो ये जो है 90 बनेगा। और 90 अगर बन रहा है तो ये आपका कर्ण, ये आपका लंब, और ये क्या बनेगा? आधार, या आधार लंब कर्ण बन जाएगा ऐसा। और आधार लंब कर्ण बनेगा तो कहीं ना कहीं अगर E2 है तो ये भी E2 होगा, और ये E1 है तो ये भी E1 होगा। तो E का जो मान होगा वो कैसा बनेगा? कर्ण के अकॉर्डिंग अगर जाए तो E बराबर कितना होगा? रूट में E1 स्क्वायर प्लस कितना होगा? E2 स्क्वायर हो जाएगा। छोड़ दो, वो तो बात है। लेकिन फिलहाल पहले इतना देखो, जो p cos थीटा है, जो OP के अनुदिश घटक है, जो E1 बना रहा है, कहीं ना कहीं अक्ष पर है कि नहीं है? बताओ कहीं ना कहीं क्या होगा? बताओ अक्ष पर होगा। तो लिखेंगे चूंकि p cos थीटा क्या है? अक्षीय स्थिति को, क्या बताओ? अक्षीय स्थिति को तथा क्या होगा बताओ? p sin थीटा जो है, p sin थीटा निरक्षीय स्थिति को प्रदर्शित करता है। निरक्षीय स्थिति को क्या करता? बताओ। निरक्षीय स्थिति को जो है व्यक्त करता है, ठीक है? व्यक्त करता है। इसलिए क्या होगा? इसलिए क्या हो जाएगा? इसे लिखेंगे हम, अगर E1 का मान निकालने हैं जो कि p cos थीटा प्रदर्शित कर रहा है, तो अक्षीय स्थिति के लिए आपने क्या पढ़ा था? अभी पढ़ा था आपने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था आपने। और यहाँ पर p cos थीटा, सॉरी यहाँ पर 2p अपॉन r क्यूब पढ़ा था। तो यहाँ पर क्या होगा? 2p cos थीटा अपॉन कितना होगा? r क्यूब हो जाएगा यहाँ पर अक्षीय स्थिति के लिए। और फिर क्या लिखेंगे? जो p sin थीटा निरक्षीय बता रहा है, तो E2 का मान अगर निकालोगे तुम तो कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। केवल वहां p बाई r क्यूब था, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर हो जाएगा
पी साइन थीटा अपान कितना होगा आर क्यूब हो जाएगा। इस प्रकार आप देखेंगे तो ये पॉइंट आप लोगों को इतना ही ध्यान देना, बहुत ज्यादा आप लोगों को एक्स्ट्रा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना ध्यान दीजिए जो ओपी के अवदिश घटक ओपी के पी कॉस थीटा है ये E1 को बना रहा है, जो E1 जो है ओपी कॉस थीटा के जस्ट एक्सिस पर है, अक्ष पर, इसलिए अच्छे से बनाएगा। और जो पी साइन थीटा है जो इसके लंबवत घटक है ओपी के, जो लंबवत घटक है वो कहीं ना कहीं निरक्षीय बना रहा है, तो निरक्षीय और अक्षीय का अगर मान हम जाके पीछे जो हमने सॉल्व किया उसके अकॉर्डिंग जाएं तो बस केवल पी के साथ हम कॉस थीटा और पी के साथ क्या है साइन थीटा लेकर के हम बात करेंगे, बाकी सब कुछ पुराना ही रहेगा। ठीक, इतना अगर हो गया, अब हम चलते हैं E1 और E2 का जो परिणामी मान कितना E है, और अगर E की बात करें तो कहीं ना कहीं देखो ये कण बन रहा है, ये आधार बन रहा है, ये लंब बन रहा है। अगर कण का मान निकालोगे, E का मान निकालोगे तो E के लिए निकालोगे तो क्या होगा, E बराबर हो जाएगा रूट में E1 स्क्वायर प्लस क्या होगा E2 स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये जो है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है हम जाएंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे यहाँ पर E2 और E1 और E2 की दिशाएं क्रमशः क्या है ओपी एम दिस लंबवत है, तो ऐसी कंडीशन में आप लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि लिखेंगे यदि P पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता E है, वेक्टर E है, तब बताओ क्या होगा, तब हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा कितना E इज इक्वल कितना रूट में हो जाएगा यहाँ पर E1 स्क्वायर प्लस कितना होगा E2 स्क्वायर, इस प्रकार से होता हुआ दिखाई दे, क्योंकि ये कर्ण का रूप बनाएगा। अब कुछ करना ही नहीं आपको, E1 और E2 को रख करके पूरी तरह सॉल्व कर देना है। चलो रखते हैं, एक स्टेप और देखते हैं तो क्या होगा, E इज इक्वल कितना होगा रूट में कितना है E1 के स्थान पे जो वैल्यू रखेंगे हम, बताओ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 2p cos थीटा अपान कितना होगा r क्यूब होगा का होल स्क्वायर बनेगा, नहीं बनेगा, और प्लस हो जाएगा, अगर हम निरक्षीय की बात करूंगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा p साइन थीटा अपान कितना होगा तो r क्यूब हो जाएगा, क्या होगा बताओ होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा पॉइंट, E1 E2 का हमने क्या किया मान रख दिया। अब करना क्या आपको है, देखो यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी देखो p 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p r क्यूब है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p r क्यूब है, क्योंकि सब बाहर, क्योंकि स्क्वायर को लेके चलेंगे बाहर निकालेंगे तो बाहर हो जाएगा, यानी E इज इक्वल कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा p बाय कितना होगा r क्यूब, क्योंकि स्क्वायर है इसके ऊपर ना, अगर इसको कॉमन लोगे तुम अंदर कॉमन लोगे तो स्क्वायर के साथ निकलेगा, और स्क्वायर जब हटाओगे तो इसके ऊपर से जो है रूट हट जाएगा, तो अंदर जो बचेगा वो क्या बचेगा, जो बचेगा उसी को लिख दो, ये अपने लिए तो क्या बचेगा 2 cos थीटा का होल स्क्वायर बचेगा, और यहाँ बचेगा केवल p हमने ले लिया है तो साइन थीटा का यहाँ थीटा स्क्वायर होगा, ये बनेगा आपका। E इज इक्वल कितना होगा बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, यहाँ पर क्या ले सकते हो p बाय लिख सकते हो r क्यूब, यहाँ पर p जो है स्मॉल है, याद रखना है इसको, वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण है तो स्मॉल p हो जाएगा, रूट में कितना हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब यहाँ पर या तो आप इसी पे छोड़ दीजिए, या तो क्या करिए, या तो साइन को बदल लीजिए कास में, या कास को साइन बदल लीजिए, कोई में से किसी में से बदलिएगा, E इज इक्वल कितना होगा 1/4 हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा p बाय कितना होगा r क्यूब हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं हम क्या कर सकते हैं 4 cos स्क्वायर, चलो हम क्या करते हैं चाहे साइन बदल लो सबको, चाहे कास बदल लो, चलो हम 4 cos स्क्वायर को लिख करके यहाँ पर हम साइन बदल दे रहे हैं, तो 1 माइनस कितना होगा तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, साइन स्क्वायर का क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर, मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है इसको याद रखने के लिए। तो E इज इक्वल कितना होगा 1/4 हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा p बाय कितना होगा बताओ r क्यूब हो जाएगा, और कहीं ना कहीं इसमें देखो इसमें से घटेगा तो 4 cos, तो यहाँ पर क्या रूट में हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पर 3 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कहीं ना कहीं यही जो है किसी बिंदु पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या निकलेगा फार्मूला निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, न्यूटन प्रति कूलम इसका क्या बनेगा मात्रक बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे आप नोट कर लेंगे, ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। सबसे पहले फिगर आप लोगों का बहुत जरूरी समझना, फिगर अगर समझ में आ गया तो सब कुछ कर ले जाएंगे, तो इसको ले लीजिए आप। ठीक है, क्या आपको राइटिंग समझ में आ रही है, हमको लग रहा है समझ में आ गया, क्योंकि अगर दिक्कतें हो रही होंगी तो आप लोग बिल्कुल उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और उसको मैं सही कर दूंगा। ठीक है, नोट करो इसको, हो गया। चलो आइए, एक बात और बताना चाहता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट ये है नहीं, लेकिन सिलेबस में है तो पढ़ना तो पड़ेगा। अब जुलाई के बाद आप लोगों को मैं पूरी तरह से क्लियर कट कर दूंगा कि क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला। चलो इस चैप्टर का हम लास्ट हेडिंग देखते हैं, उसके बाद में इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। लास्ट हेडिंग देखिए क्या है,
दिया गया है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। क्या होगा? बल युग्म का आघूर्ण। युग्म माने होता है जोड़ा, दो बल एक साथ उस पे क्या है कार्य करेंगे। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, मोमेंट ऑफ कपल ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, प्लेस इन द क्या होता है एक्सटर्नल यूनिफॉर्म, क्या होगा अनफॉर्म जो हो जाएगा इलेक्ट्रिक क्या है फील्ड होता है। इसको आप लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। अब यहां देखा जाए तो आप ये चीज देख रहे हैं, जो एरो बनाया गया इसे हम कहते हैं एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र बोलेंगे। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र बोलेंगे। आपने अपने जीवन में खेल में बहुत सारे ऐसे मतलब खेल किए होंगे, चुंबक लिए होंगे आप लोग, और चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में एक आपने कील लिया होगा, पिन लिया होगा। जैसे चुंबक को घुमाते हैं वैसे से पिन भी क्या है घूमना प्रारंभ करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो चुंबक लेते हैं तो चुंबक जो मैग्नेट होता है उसमें मैग्नेट फील्ड होती है, और उस मैग्नेट फील्ड के कारण जो होता है जो चुंबकीय सुई है, जो निडल है, वो निडल क्या करती है घूमना प्रारंभ कर देती है। यानी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, अगर चुंबकीय क्षेत्र में हम क्या करते हैं अगर उसको रखते हैं तो उसके फोर्स के कारण वो क्या घूमना प्रारंभ कर देती है। इसी प्रकार से अगर हम एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव रखते हैं, और द्विध्रुव देखा जाए तो किससे बना बताओ? ये माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी कितनी बताओ? 2l होगी। पहले से आप जानते हैं ये 2l है इनके बीच की दूरी, और ये जो है माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर बना है। याद रखना इस चीज को। पहले बताया गया कि जो है इसे हम ए मान लेते हैं, इसे क्या मान लेते हैं? बी मान लेते हैं, ठीक है, इसे ओ मान लेते हैं, ठीक है। अब जो आप यहां से देख रहे हैं कि ये घूमेगा, अब इन पे जो इसके दोनों ध्रुवों पर जो होगा एक फोर्स कार्य करेगा। ये देखो, ये बल इधर F और एक बल इधर लगेगा F, जो दोनों बल एक साथ करे, ये पॉइंट होगा जहां पर इसे घूमेगा ये, और दोनों बल एक साथ जब कार्य करेगा तो ये जो है बाह्य वैद्युत क्षेत्र क्या होगा अपने दिशा में लाने का प्रयास। नहीं, जब कोई वैद्युत द्विध्रुव को हम या किसी वैद्युत द्विध्रुव को इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम क्या करते हैं एक समान बाह्य चुंबकीय बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र द्वारा इनके दोनों ध्रुवों पर जो है एक साथ समान परंतु विपरीत क्या है बल कार्य करते हैं, और वह बल जो होता है उसको वैद्युत क्षेत्र में, यानी जो वैद्युत क्षेत्र बना हुआ उस वैद्युत क्षेत्र में लाने का क्या है प्रयत्न करता है, उसे संरेखित करने का प्रयत्न करता है, ठीक है। ऐसी स्थिति में क्या होती है इसे कुछ कार्य करना पड़ता है, और जो वैद्युत जो है जो बल इसे संरेखित करने का प्रयत्न करता है उसे क्या कहते हैं? बलयुग्म कहते हैं, या बलयुग्म के कारण होता है। और इसके कारण जो घुमा हुआ भाग होता है, जो जितने एंगल घूमता है उसे क्या कहते हैं? बलयुग्म का आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? बलयुग्म का आघूर्ण कहते हैं। इस प्रकार इसको आप लिख सकते हैं कि किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो उस वैद्युत द्विध्रुव पर जो है क्षेत्र द्वारा उस पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है, जो उस द्विध्रुव को उस क्षेत्र में जो है इस ऐसे लाने यानी उसको संरेखित करने का प्रयत्न करेगा, जिसे हम क्या कहते हैं? बलयुग्म का आघूर्ण कहते हैं। बलयुग्म के आघूर्ण को हम किससे लिखते हैं बाबू? टाउ से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? टाउ से लिखते हैं। तो अब आपको जो लिखना है उसको लिख लीजिए। मैं बोल रहा हूं कि माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, जिसको एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर क्या है रखा गया है। किस पर रखा गया? तो थीटा कोण पर बना करके रखा गया है। इस द्विध्रुव की लंबाई कितनी है? 2l है, और इनके जो है आवेश माइनस क्यू प्लस क्यू है, ठीक है। जब इसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इनके ध्रुवों पर दो बल समान परंतु विपरीत एक साथ क्या है कार्य करते हैं, जो द्विध्रुव को जो होते हैं उसकी दिशा में संरेखित करने का क्या है प्रयत्न करते हैं। इस स्थिति में जो है इसके अक्ष से इनके बीच की दूरी अगर देखा जाए तो 2l कितना होगा? साइन थीटा हो जाएगा। क्या होगा बताइए? लंबवत दूरी, यहां से इसकी लंबवत दूरी कितनी होगी? 2l साइन थीटा, क्योंकि ये पॉइंट घूमेगा, ये पॉइंट ऊपर जाएगा, तो लंबवत दूरी क्या होगी? 2l साइन थीटा, क्योंकि यहां से कोण थीटा है तो ये लंब और ये कड़ और ये आधार। हमको आधार से कोई मतलब नहीं, हमको क्या है? लंब से मतलब है। हमको लंबवत दूरी लेना ना कि बेस वाला दूरी लेना। तो डिस्टेंस अगर आप जो ले रहे हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे तो परपेंडिकुलर के लिए क्या लेंगे? 2l साइन थीटा। इसके लिए जाओगे तो 2l cos थीटा हो जाएगा, लेकिन हमको लंबवत लेना है तो काम खत्म। तो यहाँ पर लिखेंगे आप क्या, हम इतना पॉइंट बता दिया मैंने, आप लोग लिख लीजिएगा। आप लोग इसको फिर क्या करना है, लिखेंगे जो है बल आघूर्ण, यानी क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र के कारण इस द्विध्रुव पर लगने वाला
आप लिख लीजिएगा इसे, वैद्युत क्षेत्र के कारण द्विध्रुव केबी पर लगने वाला बलयुग्म का, या प्रत्यानयन बलयुग्म लिख सकते हैं, बलयुग्म का आघूर्ण क्या होगा, हो जाएगा टाउ इज इक्वल हो जाएगा एक बल, क्या होगा, एक बल, दोनों में से कोई बल होगा, इनटू हो जाएगा लंबवत दूरी, क्या हो जाएगा बताइए, दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी, दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी, क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल मतलब एफ हो जाएगा, इनटू हो जाएगा यहां पर क्या क्या 2l sin थीटा। ठीक है, इसे क्वेश्चन फर्स्ट मान लेंगे यहां। फिर क्या करेंगे, चूंकि आप जानते हैं यदि एक समान वैद्युत क्षेत्र E है, तब बताओ क्या होगा, E इज इक्वल कितना होता है वैद्युत क्षेत्र, एफ बाई कितना हो, क्यू होता है, या एफ की वैल्यू निकालोगे तो ई क्यू हो जाएगा, कितना होगा, ई क्यू हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, एफ के स्थान वैल्यू पुट करना, तो टाउ इज इक्वल कितना हो जाएगा इसके स्थान पर, ई क्यू इंटू कितना होगा 2l कितना होगा साइन थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, या इसको टाउ इज इक्वल लिख सकते हो 2ql इंटू ई कितना होगा साइन थीटा हो जाएगा। आप जानते हैं जब इसको द्विध्रुव को रखा गया तो ये आघूर्ण कर रहा है, तो आघूर्ण यानी क्या होता है, बात वही है, 2ql के स्थान पे हम क्या पी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल कितना होगा, पी कितना होगा साइन थीटा हो जाएगा। इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर इसको आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, चूंकि P इज इक्वल कितना होता है 2ql, यानी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का बताओ क्या है, आघूर्ण है, और इसका मात्रा क्या होगा, न्यूटन मीटर होगा, क्या होगा, इसका न्यूटन मीटर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा अंतिम और जो है आज का जो है लास्ट हेडिंग। ठीक है, इसको नोट कर लो। चलिए, तो आज का क्लास इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को क्लास, और आप लोग एकदम मतलब बिल्कुल एक नोट्स बनाइए, क्योंकि आज 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल है, और इधर जो है पढ़ाई अपनी आप एक स्टेबिलिटी लाइए, एकदम स्थायित्व लाइए उस पढ़ाई में। अगर स्थायित्व नहीं लाते हैं तो बेकार फिर है पढ़ाई करना। ठीक है, और उस पढ़ाई को अंतिम अंजाम तक बिल्कुल एकदम धैर्य तरीके से, और एकदम क्या है, एकदम जो है दिमाग को कंसंट्रेट करके पढ़िए, नोट्स बनाइए, और उस नोट्स को बार बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि एक बार में हर चीजें समझ में नहीं आती है। ठीक है, आप लोगों को अभी तक क्लास सभी सारी क्लासें आप लोगों को दी जाएंगी, केमिस्ट्री का है, मैथ का है, बायोलॉजी का है, तो आप लोग एकदम धैर्य रखें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, और जो भी वीडियो जा रहा है उसको अच्छी तरह से ध्यान दें, देखें, और एक दूसरे के साथ जरूर शेयर करें। अगर समझ में आ रहा है तो फिर सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, काफी मेहनत कर लगना पड़ता है, काफी मेहनत करना पड़ता है एक क्लास को करने में, और पूरी तरह से आप लोग एकदम, हमको लगता है कि आप लोग प्रेम कर रहे हैं, लगाव रखे हैं लगातार, तो आप बिल्कुल लगाव रखिए और एक दूसरे के साथ जरूर शेयर कीजिए। चलते हैं आज के लिए इतना ही, और जो भी चीजें अगर दिक्कतें हो रही, डिस्कशन बॉक्स में हमारा नंबर लिखा हुआ, उस पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। चलते हैं, फिर मिलते हैं दूसरे क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।